जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। मेरे साथ अभी झारखंड के ऐसे नेता हैं जिन्होंने रघुवर सरकार को गिराया था, गिराया नहीं कह सकते हैं, उनको हराया था। तो मेरे साथ हैं सरयू राय जी, जानते हैं आज इनके बारे में। हज़ारीबाग बहुत कम आते हैं, हम लोगों को मौका नहीं मिलता है बात करने का। आज पूरी कहानी इनसे जानेंगे। सर, पूरी कहानी जानना चाहेंगे आपसे, कैसे राजनीति में आए और क्या कर रहे हैं, और जो रघुवर दास जी को हराया था उनके बारे में भी जानेंगे। थोड़ा सा समय लेंगे आपका सर। इतना टाइम होगा नहीं हमको। 5 मिनट में हो जाएगा। देखिए, राजनीति में 1974 में एक बिहार छात्र आंदोलन हुआ था जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में। उसमें उस समय हम लोगों ने एमएससी पास किया, उसके बाद उस आंदोलन में लग गए। फिर इमरजेंसी आ गई, तब से सामाजिक काम में लगे। मौके बेमौके राजनीति भी रहती होती है और दूसरे सामाजिक काम भी होते हैं। बाद के दिनों में मौका मिला तो विधान परिषद सदस्य हुआ, उसके बाद विधानसभा में आया, मंत्री हुआ। मगर राजनीति के साथ साथ पर्यावरण के बारे में, भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये सब मुहिम हमारी चलती रहती हैं, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी राजनीति से प्रभावित ना हो और भी राजनीति को प्रभावित ना करें। यही सिलसिला है, ऐसा ही चल रहा है। बिल्कुल। तो ये बताइए, जब आप पार्टी में थे और एज ए इंडिपेंडेंट जीते, तो दोनों में क्या फ़र्क आया? काम करने के स्टाइल में क्या बाधा बना है ऐसा कुछ? देखिए, जब आदमी पार्टी में रहता है उस और पार्टी में अगर आपकी हैसियत रुतबा रहता है, आप पदों पर रहते हैं, तब थोड़ी आपकी वक़्त ज़्यादा दिखाई पड़ती है। जिन मुद्दों को उठाते हैं उनको लोग गंभीरता से लेते हैं। इंडिपेंडेंट हो जाने के बाद ऐसा नहीं है कि पार्टी के अनुशासन के कारण हम कुछ बोलें न बोलें, उस मामले में आज़ादी है। और एक नए तरह से आदमी महसूस करता है कि हम अपने रुचि का, इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हम चुन सकते हैं, उन पर बोल सकते हैं। तो ये फ़ायदा भी है और नहीं होने का नुकसान भी है। तो इसलिए दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और दोनों की अपनी अपनी कमियां हैं। और लगातार आप बोलते आए हैं झारखंड की 1932 हो चाहे 60-40 नीति हो, अभी वर्तमान में झारखंड की स्थिति चल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? 1932 या 60-40 नीति पे क्या है आपकी राय? देखिए, जो समझदार लोग हैं वे भी इस बारे में समझदारी की बात करने के बदले में सेंटिमेंट की बात करते हैं। कोई भी देश है, उस देश का एक ही डोमिसाइल होता है। हम नागरिक भारत के हैं, कोई बिहार, झारखंड, यूपी के नागरिक नहीं हैं। तब ये होती है कि यहाँ जो गवर्नमेंट में, सरकार के भीतर जो ऐसे अवसर मिलते हैं जहाँ कोई नौकरी मिल जाए, किसी को उससे फ़ायदा हो, तब एक स्थानीय नीति बनाई जाती है। बिहार में भी जो स्थानीय नीति है, पहले भी थी, वो यही थी कि वो खतियान के आधार पर ही स्थानीय नीति होगी। क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियों में आपको चुना जाना है तो आपको खतियान के आधार पर प्राथमिकता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जिसको खतियान नहीं हो चुना ही नहीं जाएगा। 2 लोग हैं, समान प्रतिभा के हैं, तो जिसके पास खतियान है उसको प्राथमिकता मिलेगी। प्राथमिकता की बात होती है। दूसरे कि संविधान के आधार पर जो भी नियम कानून बने हैं, उन नियम कानून की परिधि में रहकर हम अपने स्थानीय लोगों को, या कोई दल सरकार में जाता है तो अपने समर्थकों को अधिक से अधिक सुविधा दिला सकता है, उनकी अधिक से अधिक मदद कर सकता है, मगर 100% 100% नहीं कर सकता है। संविधान वहाँ रोकता है। संविधान ने एक रेखा खींच दी है, एक लाइन खींच दिया है। उस लाइन के उस पर जैसे कदम आप रखेंगे तो आपके जो भी निर्णय हैं, निर्णय कोर्ट से खारिज हो जाएंगे। 2002 में बाबूलाल जी मरांडी ने बनाया, कोर्ट से खारिज हो गया। 5 जजों की खंडपीठ ने, हाई कोर्ट ने विस्तृत निर्णय दिया है, बताया है कि स्थायी नीति कैसे बननी चाहिए, वो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हाई कोर्ट के उस निर्णय को कोई चैलेंज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए आज तक वो लागू है। अच्छा। अब नई सरकार बनी तो मुझे अच्छी तरह याद है, पिछले साल बजट सेशन में मैंने भाषण किया था, उसके बाद मुख्यमंत्री का उत्तर था। मैंने तो उनसे कहा था कि 1932 का मामला लगातार आप उठा रहे हैं, लोग उठा रहे हैं, आप इसको लागू कर दीजिए। हम लोगों को इससे कोई परहेज नहीं होगा, 1932 लागू कर दीजिए, मगर उसके बारे में साफ साफ निर्णय ले लीजिए। उन्होंने जवाब में यही कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता लागू करना संभव नहीं है यहाँ। अच्छा। क्योंकि हमको
कोर्ट न्यायालय इसका परमिशन नहीं देंगे। हम्म, अब उसके बाद उनकी आलोचना हुई, बीजेपी के साथ उनकी लड़ाई हो गई, ईडी, सीबीआई, खान घोटाला ये सब आ गया। वो अपने आप को थोड़ा कमज़ोर महसूस करने लगे, तो उन्होंने फिर से 1932 के खतियान के आधार पर एक एक्ट ही पास करा दिया विधानसभा से। हम्म, नया चीज़ यही जोड़ा कि हम चाहते हैं कि इसको 9वीं अनुसूची में डाली जाए। अच्छा। 9वीं अनुसूची में डालने का मतलब है कि कोर्ट इस पर विचार नहीं करेगा। हम्म, उस समय मैंने याद दिला था कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के बेंच का 2007 का निर्णय है कि 1973 के बाद से जो भी मामले डाले गए हैं 9वीं अनुसूची में, उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अच्छा। तो बेहतर है पहले न्यायिक समीक्षा करा लीजिए। हम्म, आपका लॉ डिपार्टमेंट कहता है कि साहब आप एक्ट नहीं बना सकते हैं, उसको बाईपास करके आप विधानसभा में एक्ट बना लेते हैं, हम्म, तो उसका नतीजा ये होता है कि फिर से आपको वापस आना पड़ता है इसमें। बिल्कुल। तो संविधान ने जो लाइन खींचा है, उस लाइन के भीतर ही रहकर आप जितना अधिक सुविधाएं दिलाना चाहते हैं दिला दीजिए। मैक्सिमम दिला सकते हैं, अधिकतम 100% नहीं दिला सकते हैं, वहाँ संविधान रोक देता है आपको। रघुवर दास ने भी स्थानीय नीति बनाई, इस राज्य को शेड्यूल नॉन शेड्यूल जिलों में 13-11 जिलों में बांटा, और सोनी कुमारी गई सुप्रीम कोर्ट तक और खारिज हो गया। तो उसमें भी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई थी अपने बचाव में। तो ये भी उसी तरह से तो अब वो फिर तो वापस आ गया ना 1932 से। उन्होंने नई नीति नहीं बनाई, मगर पहले कुछ सर्कुलर हैं रोजगार के लिए, उसी में थोड़ा चेंज कर दिया है, परिवर्तन कर दिया है, लागू कर दिया है। अब 60-40 का मतलब सीधा यही है कि हमारी 60% सीटें रिजर्व हैं, 50% अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा के लिए रिजर्व हैं, और 10% आर्थिक रूप से कमज़ोर जो अगले वर्ग के लोग हैं उनके लिए हैं। तो 60% में तो कहीं कोई मतभेद नहीं है, उनको तो उनका अधिकार मिलेगा ही। मैंने हेमंत सोरेन जी से भी कहा कि आप कोई नीति बनाइए, 32 बनाइए, नहीं बनाइए, खुला छोड़ दीजिए, 60% को तो उनका अधिकार मिल ही जाएगा। अब 40% लोग बचते हैं, इसमें ओपन कंपटीशन हो जाएगा। अब यहाँ एक और बात आ रही है कि जब बिहार एक था तो पिछड़ा वर्ग को 27% रिजर्वेशन मिला था, इसलिए कि 50 में से 27 घटा दीजिए तो उतना प्रतिशत ही आरक्षित था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो 27% पिछड़े के लिए मिल गया। ये नया राज्य बन गया तो यहाँ 40% से अधिक रिजर्व हो जा रहा है। बिल्कुल। तो पिछड़ा वर्ग को 8%, 9%, 10% यही रिजर्वेशन मिलता है। लॉस कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ शेड्यूल ट्राइब की ही आबादी 50% से अधिक है, तो वहाँ किसी दूसरे को तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा साहब, नहीं मिलेगा। तो इसी को समझने की ज़रूरत है कि जो 40% हमारा है, उस 40% में ये चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग का 27% कर दीजिए, तो 75-77% रिजर्व हो जाएगा। मतलब वो 27% जो ओबीसी रिजर्वेशन वो पास करने के हाँ, मगर तब भी तो आपका 23-24% अनरिजर्व रह जाएगा। तो वो बेहतर है आपके हिसाब से, वो बेहतर है? नहीं, बेहतर की बात नहीं है उसमें। 27% रिजर्वेशन झारखंड जैसे राज्य में देना भी संविधान की लाइन के बाहर जाने की बात होती है। अच्छा। 50% अधिकतम सीमा है, 10% ये हुआ तो 60% से ऊपर आप जा ही नहीं सकते हैं साहब। आप जा नहीं सकते हैं, तो इसको भी हेमंत सोरेन जी ने 9वीं अनुसूची में डालने के लिए कहा था, राज्यपाल ने लौटा दिया, तो उस पर चुप हो गए। आप जा ही सकते नहीं हैं। 60-40 का सवाल ही नहीं है, सवाल है कि 60 का या 75 का या 77 का, ये सवाल है। इसलिए इसको बढ़िया तरीके से हम देखेंगे। और टाइम लगेगा अभी? तो कोई समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार को चाहिए कि सभी दल के लोगों को बुलाए, कुछ एक्सपर्ट जो लीगल हैं, बड़े वकील हैं, उनको भी बुलाए, और जितने निर्णय डिसीजन हुए हैं हर राज्य में, केवल तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है विशेष परिस्थिति में, बहुत पहले का है, वो 9 शेड्यूल में डाला हुआ है। उसके अलावा कहीं भी रिजर्वेशन उसके बाहर है नहीं। यहाँ भी बहुत हो करेंगे आप तो 69-70% करेंगे, तो 70 और 30 का मामला रह जाएगा। 30 तो रहेगा ही, 80 पर जाएंगे तो 80 और 20 का मामला रह जाएगा, तो 20 तो आपको ओपन करना ही पड़ेगा ना। इसीलिए मैंने कहा कि आप 100% नहीं कर सकते हैं, आप मैक्सिमम अधिकतम कर सकते हैं। तो एक बार जो राजनीति में लोग हैं, जो सरकार चलाते हैं या चलाने की संभावना आगे रखते हैं, उनको एक साथ बैठकर राज्य के हित में एक फ़ैसला जो संविधान सम्मत हो, उस फैसले को कर लेना चाहिए।
अगर हो जाए कि भाई सबको ही रिजर्वेशन देना है तो दे दीजिए, कहाँ किसी को आपत्ति होगी। 100% दे दीजिए, है ना। अब एक नई मांग उठ रही है हाँ। कि ऐसे ज़िले जहाँ शेड्यूल ट्राइब की आबादी 70%, 65%, 60% है, हम्म, वहाँ मुखिया का सारा सीट हम्म, रिजर्व है, जिला परिषद सारा सीट रिजर्व है, हम्म, विधानसभा का रिजर्व है, हम्म, लोकसभा का ट्राइबल का रिजर्व है। हम्म, तो वहाँ जो गैर आदिवासी आबादी है, भले 20% हो, 30% हो, उनको तो कोई अधिकार है ही नहीं। तो उन्हें भी थोड़ा अधिकार मिले, इसके लिए भी थोड़ा नियम कानून में परिवर्तन होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो कहीं ये साल भी ऐसे ही पार ना हो जाए, 24 आ जाए और फिर नहीं, इलेक्शन अब का तो टाइम हो। नहीं, अब तो हेमंत सोरेन जी ने एक नीति बना दिया। उनको चाहिए कि विज्ञापन निकालें, विज्ञापन निकाल के लोगों की नियुक्ति शुरू करें। अब कहीं कोई दिक्कत उनके हिसाब नहीं हो, नहीं करेंगे इसका मतलब कि ये उनकी कमजोरी है, वो नहीं कर आप पा रहे। पिछले सरकार में भी रहे हैं, तो जो नियुक्ति पहले हुई थी और अभी हुई थी, आप कैसे उसको देख रहे हैं? क्या उन्होंने ज़्यादा नियुक्ति किया था, या फिर नौकरियां ज़्यादा थी पिछले सरकार में और इस बार कम हो गई हैं, या क्या? देखिए, सरकारों में नौकरियां तो बराबर ही रहती है ना। जितनी सीटें अभी खाली होती हैं उनको भरिएगा, कोई नया सीट तो भराइएगा नहीं। तो पिछले सरकार में कुछ नियुक्तियां हुई, मगर इस सरकार में इसी में उलझ के रह गई मतलब अभी नीति तक। और नई हाँ, नीति। अभी हुई नहीं है। एक बात ये लोग कहते हैं ना कि पिछली सरकार में बाहरी लोगों को ज़्यादा नियुक्त कर लिया। तो भाई उसको चिन्हित तो कर लीजिए कि नियुक्ति बाहरी लोगों को हो गई। इतने लोग जो हैं बाहर के नहीं, और बाहर के हैं तो क्यों हैं, कैसे हैं, वो भी तो दावा कर सकते हैं कि साहब हम यहाँ के हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, आप हमारे चेहरे से, नाम से लगता है आपको कि हम बाहरी हैं। तो झारखंड में तो हर तरह की आबादी है, बंगला है, उड़िया हैं, आंध्र प्रदेश के लोग हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं। यहाँ 100 साल से जब से फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हुई तो लोगों ने नौकरी करना शुरू किया। अब पिछली सरकार ने एक कट ऑफ लाइन कर दिया था कि 1985 के पहले जो झारखंड में रह रहा है उसको स्थानीय मानेंगे। उससे भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूँ कि 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग हुआ तो उसके पहले तक तो ये सभी ज़िले बिहार के ज़िले थे। हाँ। तो यहाँ रहने वाले बिहार के रहने वाले थे। जब भूगोल बंट गया तो भूगोल बंटा, जनसंख्या तो नहीं बटी। हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा तो वहाँ के हिंदू यहाँ के मुसलमान तो नहीं गए। तो जो लोग रह गए उनको तो आप उनका ख्याल देखिएगा, उनको आप क्यों नहीं मानिएगा? अगर वो यहाँ रहना चाहते हैं तब। कोई नहीं रहना चाहता है तो अलग बात है। और अब तो डिजिटाइजेशन हो रहा है, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, वोटर लिस्ट भी अब डिजिटाइजेशन होने जा रहा है। तो कोई आदमी दो जगह का वोटर रह ही नहीं सकता यार। तो मैं यहाँ जो हैं, जो मानते हैं कि हमारा मूल कोई दूसरा राज्य है, उनसे भी कहता हूँ कि आप तय कर लीजिए कि आपको यहाँ रहना है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ भी रहेंगे वहाँ भी रहेंगे, ये दोनों के स्थानीय नागरिक नहीं हो सकते हैं। आप क्लियर कट करके एक सर्वसम्मत रास्ता निकालना चाहिए, विचार संवाद होना चाहिए। अब राजनीति में अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि साहब 1932 क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। अमित शाह जी चाईबासा आए थे तो उन्होंने जोर से भाषण किया कि हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता लागू करके बहुत गलत किया है, उन्होंने बांट दिया है समाज को। अच्छा। और अब वही भाजपा करी हेमंत सोरेन से कि 32 क्यों नहीं लागू कर रहे हैं साहब। तो जब राजनीति में इतना अधिक स्वार्थ हो जाएगा कि हम अपनी बातों से ही पलटते रहेंगे, तो हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा करने के लिए और भाजपा कहे कि 1932 का खतियान क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, तो उन्हें भी रास्ता निकाल दिया है कि वो हम तो लागू करेंगे, आज नहीं कल। 1932 आज नहीं कर सकते हैं, जब औकात हो जाएगी हमारी तब करेंगे। तो ये समझ में नहीं आता है भारतीय जनता पार्टी की नीति, तो इसमें बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है कि एक पार्टी के नाते कोई पॉलिसी उनकी है कि हवा के साथ अपना वो रुख बदलते रहते हैं। मुद्दा नहीं है इसीलिए क्या ऐसा उठा रहे हैं? नहीं, इसमें तो स्थानीयता है। 32 के खतियान का विरोध अमित शाह जी ने किया, तो भाजपा के सभी नेताओं ने उनके बयान के हिसाब से अखबार में बयान दिया। और हेमंत सोरेन 1932 से पीछे आ गए, तब ये कहते हैं कि 1932 आप क्यों नहीं लागू कर रहे हैं साहब, आपको लागू करना चाहिए। तो ये कंट्राडिक्शन है ना, ये विरोधाभास है। ऐसा विरोधाभास रहेगा तो सर्वसम्मति बन नहीं पाती है। और जो भी सरकार रहे उसको कोशिश करनी चाहिए कि हम इस पर सर्वसम्मति बनाएं, अधिक से अधिक लोगों की सलाह लें, संवाद कायम करें। जाते जाते आखिरी सवाल, आप आगे क्या प्लान है आपका? कोई पार्टी ज्वाइन कोई कर रहे प्लान हैं? नहीं रहता है, कोई पार्टी ज्वाइन करने की बात नहीं है। हम लोगों की एक सामान्य पार्टी बनी है, उसमें जो भी जहाँ है अपना काम कर रहा है। कोई बड़ा नेता उसमें आ जाए उस दल से इस दल में, तो मुझसे सलाह लिया था, मैंने कहा था इससे पहले में नहीं जाना चाहिए। नए लोग जहाँ मिले उनको ले के बढ़िए चलिए,
अब समय बहुत कुछ कराता है। बिल्कुल। कभी कभी लगता है कि मान लीजिए हम लोग अपनी पार्टी से 5 लोग 10 लोगों को जिता ही लेंगे तो यहाँ तो पोचिंग हो जाती है ना, बाबूलाल के पार्टी के सबको मिला लिया। जैसे आम तो आदमी चलेगा। पार्टी बना के वो तो जीत ही रहे हैं पूरे देश हाँ में। ना, हाँ। उदाहरण नहीं हो सकता, पूरे देश में नहीं जीत रहे हैं, कहीं कहीं जीत रहे हैं, हम्म, मगर एक मन के लोग उनके साथ हैं ना, हम्म, तो उसी तरह के एक मन के लोग हो जाएंगे तो साथ में रहेंगे। बिल्कुल। इसलिए समय बताएगा क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बात कर रहे थे सरयू राय जी से। धन्यवाद सर आपका। ठीक, नमस्कार जी।